20 साल की जंग, अरबों डॉलर, हजारों जानें गईं और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में अफगानिस्तान वापस तालिबान के हाथ में। हाँ, ये सब इतनी तेजी से हुआ कि दुनिया देखती रह गई। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? क्या ये मतलब पहले से तय था या ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसके जवाब भी उतने ही पेचीदा हैं। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, अफगानिस्तान का पतन क्या हुआ। हम इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश रहेगी कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की जो मुख्य वजहें थीं, जो रणनीतिक चूक हुई और जो जमीनी हकीकतें थीं, उन पर रोशनी डाल सकें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं, 2001 से पहले की बात करते हैं। तब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। जी, बड़े हिस्से पर उनका कब्जा था और वो शरिया कानून की अपनी एक बहुत सख्त व्याख्या लागू किए हुए थे। और उसी वक्त अलकायदा को भी वहां पनाह मिली हुई थी, है ना? बिल्कुल, वो उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना था। फिर न्यूयॉर्क में 9/11 के हमले हुए। हाँ। और उसके बाद अमेरिका ने बदला लेने के लिए और अलकायदा को ख़त्म करने के लिए अक्टूबर 2001 में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू किया। और कुछ ही महीनों में तालिबान सरकार चली गई। हाँ, तेजी से उनको हटा दिया गया और फिर एक नई अमेरिका के समर्थन वाली अफगान सरकार बनी। और इसके बाद शुरू हुआ वो लंबा दौर, लगभग 20 साल का, जब विदेशी सेनाएं वहां रहीं। जी, और इस दौरान अरबों खरबों डॉलर खर्च हुए राष्ट्र निर्माण के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और खास तौर पे अफगान नेशनल आर्मी यानी ANA की ट्रेनिंग पे। लेकिन ये सब ऊपर ऊपर से था, मतलब अंदरूनी समस्याएं तो थी ही। हाँ, समस्याएं बहुत गहरी थीं। भ्रष्टाचार तो जैसे सिस्टम में रच बस गया था, सरकारी संस्थाएं बहुत कमजोर थीं और सबसे बड़ी बात, बाहरी मदद पर निर्भरता बहुत ज्यादा थी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं 2021 में जो हुआ उसकी जमीन तैयार कर रही थी। बिल्कुल, अगर हम 2021 के पतन के मुख्य कारणों को देखें तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था अमेरिकी सेना की वापसी का फैसला। हाँ, वो फैसला पहले ट्रंप ने घोषणा की, फिर बाइडेन ने उसे फाइनल किया। 31 अगस्त 2021 की डेडलाइन। जी, और इस वापसी का मतलब सिर्फ सैनिकों का जाना नहीं था। इसका मतलब था अमेरिकी हवाई समर्थन का खत्म हो जाना। ANA इस पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। अच्छा, मतलब लॉजिस्टिक्स और हवाई कवर के बिना वो लड़ नहीं सकते थे? हाँ, काफी हद तक। ये सिर्फ एक फौजी कमी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका भी था ANA के लिए। उनका मनोबल गिरा इससे। तो सिर्फ अमेरिकी वापसी ही नहीं, अफगान सरकार और सेना की अपनी कमजोरियां भी थीं। यकीनन, बहुत बड़ी कमजोरियां थीं। ANA कागज पर भली बड़ी दिखती हो, सैनिकों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन असलियत अलग थी। जैसे क्या असलियत थी? देखिए, सैनिकों का मनोबल अक्सर कम रहता था। भ्रष्टाचार इतना था कि कई बार सैनिकों को तनख्वाहें तक नहीं मिलती थीं। रसद, हथियार गायब हो जाते थे। लॉजिस्टिक्स हो, इंटेलिजेंस हो या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी, हर चीज के लिए वो नेटो पर, खासकर अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर थे। तो जैसे ही वो भारी सपोर्ट हटा, ढांचा चरमराने लगा बहुत तेजी से। और तालिबान ने इसी मौके का फायदा उठाया। उनकी क्या रणनीति रही? तालिबान ने बहुत चालाकी से काम लिया। एक तरफ तो वो हमले करते रहे, दबाव बनाए रखा। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक खेल भी खेला। उन्होंने जिला स्तर पर लोकल कमांडरों से, स्थानीय नेताओं से सीधी बातचीत शुरू की। अच्छा, मतलब लड़ने के बजाय डील करने की कोशिश? हाँ, कहीं सुरक्षा का वादा किया, कहीं डराया धमकाया और बहुत से कमांडरों को आत्मसमर्पण करने या पाला बदलने के लिए मना लिया। ये सिर्फ एक सैन्य बढ़त नहीं थी, ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। और इसने ANA का हौसला पूरी तरह तोड़ दिया होगा। बिल्कुल, और इसी वजह से हमने देखा कि मई से अगस्त 2021 के बीच वो कितनी तेजी से आगे बढ़े। एक के बाद एक प्रांत उनके कब्जे में आता गया। हाँ, वो खबरें तो चौंकाने वाली थीं। हर रोज एक नया शहर गिर रहा था। जी, ऐसा लग रहा था जैसे ताश का महल ढहरा हो। कई जगहों पर तो ANA ने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। और फिर 15 अगस्त 2021 को काबुल? हाँ, बिना किसी बड़ी लड़ाई के तालिबान काबुल में दाखिल हो गए। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। ये सब दिखाता है कि अंदर से सिस्टम कितना खोखला हो चुका था। बिल्कुल, सालों की कमजोरियां, भ्रष्टाचार, बाहरी निर्भरता, सब एक साथ सामने आ गया। और फिर हमने काबुल एयरपोर्ट पर वो दिल दहला देने वाले दृश्य देखे।
हजारों लोग देश छोड़ने के लिए भाग रहे थे। वो तस्वीरें, अमेरिकी जहाजों से लटकते हुए लोग, वो पूरी दुनिया ने देखी। एक भयानक अराजकता थी। हाँ, और बताया गया कि सिर्फ 2 हफ्तों में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला गया। ये मानवीय संकट का एक चेहरा था। वो मंजर उस पूरी त्रासदी का प्रतीक बन गया। और ये हमें उस बड़े सवाल पर वापस लाता है, क्या वो 20 साल, वो अरबों डॉलर, वो जाने, सब बेकार गया? ये सवाल तो सबके मन में है। आज तालिबान 2.0 फिर से सत्ता में है। हाँ, वो कह तो रहे हैं कि वो बदल गए हैं, दुनिया से मान्यता भी चाहते हैं, लेकिन उनकी जो मूल विचारधारा है वो तो वही लगती है। महिलाओं के अधिकारों का क्या हुआ? वो तो खत्म ही कर दिए गए लगते हैं। काफी हद तक। लड़कियों की पढ़ाई पर रोक, महिलाओं के काम करने पर पाबंदी, मीडिया पर सेंसरशिप, ये सब वापस आ गया है। और देश एक बड़े मानवीय और आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है, क्योंकि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मदद रुक गई है। जी, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने और अफगान लोगों के सामने। इसका असर सिर्फ अफगानिस्तान तक ही नहीं है ना, पड़ोसी देशों पर भी असर पड़ा है। बिल्कुल। भारत जैसे देश चिंतित हैं कि कहीं सीमा पार आतंकवाद न बढ़ जाए, क्षेत्रीय अस्थिरता न फैल जाए। और चीन और रूस जैसे देश, वो क्या कर रहे हैं? चीन और रूस, वो इस स्थिति में अपने लिए एक रणनीतिक मौका देख रहे हैं। वो तालिबान के साथ एक सीमित संवाद बनाए हुए हैं, शायद अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। और अमेरिका और नाटो, उन्हें तो काफी आलोचना झेलनी पड़ी अपनी वापसी की रणनीति को लेकर। हाँ, उन पर बहुत सवाल उठे। जिस तरह से वापसी हुई और उसके जो नतीजे निकले, उसको लेकर काफी आलोचना हुई। तो मतलब अफगानिस्तान का ये पतन सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक राजनैतिक, एक नैतिक और एक मानवीय संकट था, और इसके झटके आज भी पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान की एक कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। अंतर्राष्ट्रीय दखलंदाजी की सीमाएं क्या हैं, राष्ट्र निर्माण कितना मुश्किल है, और किसी देश की अपनी जो अंदरूनी हकीकतें होती हैं, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। सही कहा। और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए, हाँ, कि 20 साल के इतने भारी निवेश और कोशिशों के बावजूद जिस तेजी से सब कुछ ढह गया, वो शायद यही दिखाता है कि बाहरी ताकतें किसी देश का भविष्य बनाने की कितनी भी कोशिश कर लें, अंत में उस देश की अपनी राजनीति, उसका अपना समाज, उसका अपना इतिहास, वही धाराएं ज्यादा शक्तिशाली साबित होती हैं। बाहरी बनाम आंतरिक शक्तियों का टकराव, और शायद आंतरिक शक्तियां ज्यादा मजबूत निकली। शायद यही इस कहानी का एक कड़वा सबक है।